हाय फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पिछले वीडियो में भारतीय संविधान के एक विदेशी स्रोत को कवर किए थे और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, आप लोगों को याद है या नहीं? थोड़ा सा अगर हम पूछे आपसे तो बताने की कोशिश कीजिएगा। यदि सबसे पहले हम लोग क्या ब्रिटेन का पढ़े थे, अमेरिका का पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया का पढ़े थे और दक्षिण अफ्रीका का पढ़े थे। तो आप बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग कहाँ से लिए हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिए हैं? तो आपके मन में तुरंत आ गया होगा, संशोधन की बात किसने किया था? तो अफ्रीका वाले ने किया था। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लिए। अच्छा, मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो आप कहोगे मौलिक अधिकार और न्याय दिलाने की बात और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात, ये सारा धमकी कौन देता है बताओ? अमेरिका देता है, क्योंकि उसका धमकी देना ही सबसे बड़ा काम है। अभी भी देख लो ना, अभी प्रेजेंट में ही देख लीजिए, हमेशा वो धमकी देने में ही समय उसका बीत रहा है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए थे? तो आप कहेंगे सर मौलिक कर्तव्य की बात तो रसिया ने किया था, यानी हम मौलिक कर्तव्य किससे लिए थे? रूस से लिए थे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस तरीके से बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। चलिए आज हम लोग उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट आयरलैंड को लेते हैं। किसको लेते हैं? आयरलैंड। तो बताइए आयरलैंड से हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मेरे ख्याल से आज वीडियो देखना लंबा हो सकता है क्योंकि लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना, लिखे नहीं है पहले से, थोड़ा सा ढिलाई कर दिए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और दूसरा आपका क्या है बताओ? दूसरा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करने का जो है मनोनीत करना। और तीसरा जो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा रहा। तो 3 आयरलैंड से हम लोग लिए हैं। आयरलैंड से 3 चीज लिए हैं। आप कहेंगे कौन कौन सा? पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ना। और दूसरा है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रपति जी जो 12 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, कला, विज्ञान, साइंस और अन्य चीजों के लिए, वो सारा चीज करने का जो संविधान में लिया कहाँ से लिया है? तो आप कहेंगे आयरलैंड से लिया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख है ये भी आपका आयरलैंड से लिया है। ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो अब सवाल ये सर कि कैसे याद रखें, क्योंकि हमारा काम है आपको याद दिलाना। तो याद बहुत आसानी से आप ऐसे रख सकते हो कि अगर बात जब आई आयरलैंड की तो पूछा जा रहा था, मान लो कि भाई तुम्हारा बताओ क्या हाल चाल है देश का। तो आयरलैंड ने क्या बोला सर? कि आयरलैंड ने बोला देखो भाई, हमको आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। देखो ट्रिक है, आपको इससे याद रखना, ये सच्चाई जरा भी नहीं है इनमें। बोला कि देखो भाई, आप लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। हम अपने देश में जो है, क्या बोला कि हम अपने देश में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल खुद बना लेंगे। क्या बोला कि भाई देखो, देश चलाने के लिए हमें किसी से या और बाकी चीज के लिए हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। बोला क्यों भाई, तुम क्या करने वाले हो? बोला कि देखो, हम अपने देश में जो है राष्ट्रपति यानी जो हेड होता है उसका निर्वाचन मंडल हम लोग खुद तैयार कर लेंगे, आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। और तैयार करके राष्ट्रपति को बोल लेंगे कि भाई 12 सदस्य जो है आप राज्यसभा से चुन लीजिए। और चुनने के बाद वो खुद अपने राज्य में नीति निर्देश जारी कर देंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा याद करने का एक तरीका था, बाकी इसमें आपको सच्चाई से कोई मतलब नहीं। तो कैसे याद रखोगे भाई? किसने कहा था कि आपसे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हम खुद तैयार कर लेंगे, राज्यसभा में 12 सदस्य खुद चुन लेंगे और उसके बाद अपना नीति निर्देश जारी कर देंगे। तो आयरलैंड ने बाबू कहा था। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लिए कि आयरलैंड के संविधान से ये 3 चीज लिया गया। क्या क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का चीज और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख। तो ये सारा उल्लेख हम लोग कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए। तो बहुत आसानी से आप लोग याद रख लिए होंगे। तो एक बार मेरे साथ बताओ कैसे याद रखे। आयरलैंड ने क्या कहा था? हमें आपसे कोई मतलब नहीं। बोला क्यों नहीं है?
कैसे तुम कर लोगे भाई, इतना छोटे सा देश हो। बोला कि देखो हम राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल खुद तैयार कर लेंगे, 12 सदस्य राज्यसभा से राष्ट्रपति जी मनोनीत कर लेंगे और राज्य में नीति निर्देश जारी कर देंगे। बोला वाह क्या बात है, तब तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलते हैं हम लोग कनाडा के साथ। कनाडा ने क्या क्या लिया है, कनाडा से लिए हम लोग संघ शासन प्रणाली। क्या लिए हम लोग, संघ शासन प्रणाली, संघ शासन प्रणाली, ठीक है ना। तो कनाडा से आप लोग याद रखना क्या लिए हैं, संघ शासन, संघ शासन प्रणाली हम लोग किसे लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, ठीक है ना। और हम एक चीज और लिए हैं, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है ना। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। तो देखो कनाडा से हम लोग कितनी चीज लिए हैं, कनाडा से हम लोग लिए हैं 2 चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज और लिए हैं अपशिष्ट वाला, जो भी नियम है जोड़ने वाला। तो हम लोगों को लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना। आप कैसे क्या लिए, एक संघ शासन प्रणाली। देखिए भारत हमारा एक संघ शासित और संघ और यूनियन कंट्री, आपको पता होगा, क्योंकि भारत जो है राज्यों के संघ से मिलके बने हैं, राज्यों का क्या है, संघ है। तो संघ शासन प्रणाली हम लोग कहाँ से लिए, कनाडा से लिए हैं। और केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है गाइस, देखिए केंद्र द्वारा राज्यों में, जैसे आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जी हम लोग के यहाँ राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो वही है कि केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये 2 चीज है। तो अब बात यह है कि सर याद कैसे रखें, तो हमारा तरीका पुराना है, देसी मेथड। कैसे लगाएंगे बताओ, ऐसे लगा दे। कनाडा से आयरलैंड ने तो बड़ी खतरनाक जवाब दिया। तो कनाडा से पूछा गया भाई तुम्हारा क्या हाल है, बोला हम किसी से कम है क्या, बोला हम तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे और बहुत ही शक्तिशाली कंट्री है। तो हम अपना संघ शासन प्रणाली, हमारे अंदर जो जितने भी राज्यों का संघ है भाई, हम खुद चला लेंगे और केंद्र खुद हमारे अंदर क्या कर देगा, राज्यपाल की नियुक्ति कर देगा, आपसे मदद की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि कनाडा ने क्या बोला, भाई हम लोग खुद शक्तिशाली है, हम अपना संघ शासन खुद चला लेंगे और हम अपना राज्यपाल खुद बैठा लेंगे राज्यों में जाके। कौन बोला, कनाडा ने बोला। तो इस तरीके से हम लोग कनाडा का याद रख सकते हैं। चलिए आप चलते हैं आगे जर्मनी की ओर, लगभग खत्म की ओर है। जर्मनी से हम लोग लिए हैं आपातकालीन, ठीक है ना, आपातकालीन उल्लेख लिए हैं। जैसे कि आपको पता होगा 3 आपात लगता है हम लोग के यहाँ। एक तो लगता है आपका राष्ट्रपति शासन, दूसरा लगता है राष्ट्रीय, और तीसरा लगता है द्वितीय आपातकाल, ठीक है ना। क्या लगता है, द्वितीय आपातकाल। तो ये 3 तरह का आपातकाल है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, और ये 352 के तहत लगता है, और ये द्वितीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो पहली बार कब लगा था, तो पंजाब में लगा था और 1950 में लगा था, मतलब बनाया था उसी समय लगा था। और उसके बाद अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल गुरुजी कब लगा था, तो राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा हुआ है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय आपातकाल आपका 1975-77 के बीच लगा था। और द्वितीय आपातकाल आज तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है हमारे भारतीय में, तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। अच्छा एक बात है सर, याद कैसे रखें जर्मनी के बारे में कि आपातकालीन स्थिति वाला चीज जो है हम लोग, इसका उल्लेख हम लोग कहाँ से लिए, जर्मनी से लिए। बहुत आसान चीज है भाई। हम पूछेंगे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप जानते हैं, आप बोलेंगे यस सर क्यों नहीं, 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की बहुत बुरा हाल हुआ था हारने के बाद। तो मतलब जर्मनी पूरा हारा हुआ था। तुमसे पूछा गया भाई तुम क्या करोगे, जर्मनी बोला देखो भाई एक तो मेरा हालत खराब है। बोला क्या हुआ, एक तो तुम लोग इतना मारे हो, पूरा प्रथम द्वितीय में मारे, इतना मारे हो कि हमारा ऑलरेडी देश का हालत खराब है, हमको आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम अपने देश में क्या लगाएंगे, इमरजेंसी सिस्टम लगाएंगे, यानी आपातकालीन स्थिति लगाएंगे। तो ये भाई हाथ कौन खड़ा कर दिया था, तो जर्मनी हाथ खड़ा कर दिया था, जर्मनी। यानी इमरजेंसी की बात किसने किया था, तो जर्मनी ने। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे आपातकालीन का बात कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया। बाकी डिटेल से पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, द्वितीय आपातकाल। हम लोग अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी सिर्फ कहाँ क्या चीज लिया गया वो पढ़ रहे हैं। फ्रांस से हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ से लिए गणतंत्रात्मक, ठीक है ना, गणतंत्रात्मक
और यहाँ से गणितात्मक लिया या गणराज्य कह सकते हो, गणराज्य नामक वर्ड जो है हम लोग यहीं से लिए हैं, ठीक है ना, मतलब फ्रांस के देश से, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और अगर हम जापान से बात करें, जापान से क्या लिए हैं, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद की प्रक्रिया को, या उसको अगर पूरा शुद्ध भाषा में लिखो तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को क्या कहो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये सारा चीज हम लोग किससे लिए, जापान से। फ्रांस से क्या लिए, गणितात्मक प्रणाली है, तो बहुत सिंपल है, आप याद रखोगे। फ्रांस से हम लोग क्या लिए, गणितात्मक प्रणाली है। जापान से क्या लिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कहने का मतलब अनुच्छेद की प्रक्रिया। क्या लिए, यानी अनुच्छेद की प्रक्रिया। अब सर याद कैसे रखें, तो जापान की याद रखने की बात बता देते हैं, बाकी फ्रांस तो बहुत ही कॉमन चीज है, गणितात्मक प्रणाली लिए। देखो जापान से लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद की प्रक्रिया। क्या लिए, यानी अनुच्छेद की प्रक्रिया। देखो बात यह है कि जापान पे आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध में 2 बम गिराया था, लिटिल बॉय और फैटमेट, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को। अब बेचारे का हाल इतना खराब था, उससे पूछा गया तुम्हारा क्या राय, बोला मेरा क्या राय, मेरा कुछ नहीं राय है, क्योंकि हमको तो तुम लोग इतना मारे हो, अमेरिका वाले ने इतना बम गिरा दिया है कि हम लोग अपने देश के अंदर जो है छितर बितर हो गए, मतलब पूरा बट गए हैं। तो किस में बट गए हम लोग, इस तरीके से याद रख लिए माइंड में कि बटने वाला बात कौन बोला, जापान ने। तो अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद तो हमारे अब संविधान में क्या है, बटा हुआ है कि नहीं, क्योंकि टोटल अभी अनुच्छेद जब बना था मूल संविधान में तो 395 अनुच्छेद था, ये आप जानते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। मेरे ख्याल से हम उम्मीद किए कि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। अब आप पेपर में अगर बनाओगे तो हमको लगता है कोई भी नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना, एक भी नहीं छोड़ोगे, इसमें तो हमको पता है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान, आगे हेडिंग दीजिएगा, भारतीय संविधान की विशेषताएं की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान की विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता की अगर बात करें तो लिखित संविधान है। आपको पता होगा भारत का संविधान कैसा है, थोड़ा सा देखिए। आप कहोगे सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्या, देखो भाई अब हम लोग ये कवर का सुंदरता पढ़ रहे हैं, बुक लेने से पहले आप लोग कवर भी देखते कि उसका कवर कितना अच्छी है ना। तो यही बात है संविधान का जो है ना, अब हम लोग भारतीय संविधान के समझो ये पूरा बायोडाटा समझेंगे कि ऊपर से कैसा दिखता है, उसके बाद कल से तो पूरा अनुसूची और सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान की विशेषता मतलब तो यहाँ पे क्या विशेष है भारतीय संविधान में, वही चीज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात लिखित संविधान, क्या लिखित संविधान एवं लिखित संविधान है। और एवं आपको ये भी पता होगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सॉरी विश्व का सबसे बड़ा संविधान, ठीक है ना। देखो क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको पता होगा कितना अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, कब जब मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं। और भाग कितना है, अगर हम भाग की बात करें तो 22 भाग है। और अनुसूची कितना है, अनुसूची कितना था, 8 अनुसूची था, कब जब देश बना था। लेकिन वर्तमान में आपको पता होगा 468 से अधिक चला गया है, लेकिन ये गिनती में है, लेकिन अभी भी कितना है, 395 ही है, अनुच्छेद 395 ही है संख्या में, लेकिन गिनती में बढ़ गया है भाई, क्योंकि उसमें क ख लगा के जोड़ा गया है। और ये गिनती में 22 ही है, लेकिन अभी संख्या में भाग आपका 25 पहुंच गया है, जबकि आपका अनुसूची बढ़ के कितना हो गया है, 12 हो गया। अनुसूची बढ़ के कितना हो गया, 4 अनुसूची बढ़ा है, आपको पता होगा, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची पहली बार कब बढ़ा, भूमि सुधार अधिनियम, ये भी आपको जानना है, लेकिन ये सब बाद में जानेंगे। फिलहाल हम लोग विशेषताएं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए आप कहेंगे सर क्या ऐसा कोई देश नहीं है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है, हम कहेंगे यस लिखा हुआ है। तो बताइए किनका लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा अमेरिका के बारे में आप जानते होंगे, जी हाँ। तो अमेरिका को जो संविधान है उसका लिखा हुआ संविधान है, एक बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर। और बिना लिखा हुआ और लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन है। आप कहेंगे सर ब्रिटेन का संविधान आप तो बोल रहे हो अलिखित है, तो क्या कोई भी आ रहा है चलो उसके मन में जो हो रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं है भाई। और लिखित और लिखित में अंतर है। लिखित संविधान में क्या होता है कि एक बुक के पूरा बुक में उसको लिखा गया है, और लिखित का मतलब होता है जैसे हम लोग अपने घर में
एक नोट्स बनाते हैं और नोट्स में क्या होता है कि पूरा पेज टाइप का होता है प्रत्येक पेज, और उसको पिन मार के रख देते हैं। तो ये हुआ आपका, उसी तरह से उनका क्या है, उनका जो संविधान लिखा हुआ है वो पेज में है, और कैसा पेज है, नोट बना के रखा हुआ है, नोट्स बना के रखा हुआ है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, और अमेरिका का संविधान कैसा है, लिखित है। और आपको ये भी पता होगा दुनिया में सबसे पहला संविधान उन्होंने ही लागू किया था, कौन, अमेरिका ने। लेकिन देखो बनना प्रारंभ हुआ आपका कहा जाता है कि संविधान बनने की शुरुआत तो फ्रांस में हुई थी, लेकिन बना था आपका कहाँ, तो ब्रिटेन में। और लागू कहाँ हुआ था सबसे पहले, अमेरिका में। और अमेरिका ने ही सबसे पहले क्या लाया था, मौलिक अधिकार की बात किया था, जो कि हम आपको कल ही बताए थे, ठीक है ना। और अमेरिका का संविधान और हमारे संविधान में क्या अंतर है, आज हम लोग इसको भी बढ़िया से समझेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग इसको भी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें भाई कि जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ तो कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी बढ़ गया है संख्या में, 468 से कहा जाता है कि अधिक है, लेकिन गिनती में अभी भी उतना ही है, 395। क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे जैसे आते गया उसमें क लगा के 1 2 3 लगा के जोड़ा गया है। भाग में भी वही हाल है। और आपका अनुसूची में क्या है, अनुसूची में तो क नहीं लगेगा भाई, 8 था, 4 जोड़ा गया तो टोटल 12 अनुसूची हो गया, ठीक है ना। तो ये रही पहला बात, ठीक है ना। ये रही पहला विशेषता, ये पहली विशेषता। आप बोलेंगे सर इसको क्या विशेषता आप दे दिए। देखो भाई सबसे पहला विशेषता यही कि हम लोग विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। अब दूसरा बात है संसदीय शासन प्रणाली। खास बात क्या है हमारे भारतीय संविधान में वो समझिए। दूसरा खास बात है संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है ना। संसदीय शासन प्रणाली। आप कहेंगे सर ये संसदीय प्रणाली क्या होता है। देखो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो सरकार चलाती है, हमारे देश को जो चलाता है वो पार्लियामेंट के जरिए चलाया जाता है, ठीक है ना। वो पार्लियामेंट में बैठे जो संसद है वो हमारे देश को चला रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कोई भी चीज़ निर्णय अगर चाहे भारत के संविधान में कुछ भी करना हो तो पार्लियामेंट में बैठे संसद बहुत चीज़ करते हैं। तो हमारे देश, अच्छा बताओ एक बात कि संसद को कैसे चुनते हैं। संसद को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट चुन के आता है। तो आपको ये भी पता होगा संसद का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है और इनको हम लोग चुन के भेजते हैं ना। और इसी को हम बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। अच्छा इसी में तो एक संस्थात्मक व्यवस्था और एक वर्ड होता है अध्यक्षता व्यवस्था। तो देखो जो संसदीय शासन प्रणाली चले ना वो आपका हो गया संस्थात्मक व्यवस्था। और देखिए एक चुनाव जैसे अमेरिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति यानी उसका अध्यक्षता किया जाता है और वो सिंगल होते हैं। कि देखो अमेरिका में क्या है कि राष्ट्रपति का पूरा चीज होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ सारा संविधान का हक भले राष्ट्रपति को है लेकिन मेन पावर किनको होता है आपको पता, मेन पावर पार्लियामेंट के पास होता है। यानी पार्लियामेंट के जो चीफ मेन मेंबर होते हैं यानी पीएम प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे अमेरिका का जो होता है वो अध्यक्षता व्यवस्था है, लेकिन भारत का जो है संसदीय प्रणाली है, इसीलिए यहाँ पे संस्थात्मक व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारत के पास कैसा है संसदीय शासन प्रणाली है, उनको प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुन के भेजते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हुई दूसरी विशेषताएं हो गई। तीसरी विशेषता में हम उनके उद्देश्य को जानते हैं। भारतीय संविधान में हम उनके उद्देश्य को जानते हैं। तीसरा विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार। क्या भाई, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। तो देखिए आपको पता होगा कि भारतीय संविधान को अगर सबसे बड़ा बनाता है और अगर सबसे अलग करता है और अगर सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है तो वो है आपका मौलिक अधिकार। क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि संविधान लिखे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और उन्होंने मौलिक अधिकार को यानी भाग 3 को संविधान की आत्मा, यानी संविधान की आत्मा तो वैसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा था, जो कि मौलिक अधिकार में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में सबसे अहम चीज है। अब सवाल है ये सब कि मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार, कोई भी बच्चा इंडिया में अगर पैदा हो जाए, अगर वो इंडियन है तो उसको जन्म से ही उनको मौलिक अधिकार मिल जाता है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार इतना खास है, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा हमारे भारतीय संविधान में, और इनके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और इनका उल्लेख कहाँ है, भाग से 3 में है। और आपके मन में अब लड्डू फूट रहा होगा कि भाई हमें मौलिक अधिकार हम लोग 2 दिन से चिल्ला रहे हैं, तो इसीलिए पहले पढ़ा दिए हैं। बताओ मौलिक अधिकार कहाँ से लाए हैं, तो तुरंत मन में आपको होठ से निकल गया होगा कि मौलिक अधिकार तो भाई अमेरिका से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। तो मौलिक अधिकार बहुत ही खास है भारतीय संविधान में, ठीक है ना। तो ये तीसरी विशेषता है आपका, क्या रहा? मौलिक अधिकार। चौथा विशेषता के बारे में जानते हैं हम लोग, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। सर आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है? देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है? भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है ना। जैसे कि अभी भी देखते हो जितने भी पैकेज आता है, चाहे अभी देखिए कोरोना का सीजन चल रहा है, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह का स्कीम सरकारें निकाल रही है। तो एक कल्याणकारी, एक समाजवादी राज्य की स्थापना करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना, ताकि समाज में स्वास्थ्य के लिए सब चीज़ उपलब्ध हो, हर चीज़ से समाज में किसी तरह का एक कमी नहीं रहना चाहिए। इसलिए सरकार अलग अलग तरह का स्कीम लाता है। तो इस स्कीम जो ला रहे हैं, ये स्कीम का जो मेन वजह है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो कहीं ना कहीं संविधान की ये प्रमुख विशेषताएं में से भी ये आता है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम रोल रखता है, ठीक है ना। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आपके मन में आ रहा होगा कि भाई अभी तो तुरंत पढ़ाए हैं गुरुजी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है ना। तो इसका भी बात करेंगे, इसका उल्लेख कहाँ से, 36 से 51 तक इसका उल्लेख है, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम लोग सिर्फ विशेषताएं समझ रहे हैं, उसकी कवर पॉइंट को समझ रहे हैं कि क्या क्या संविधान की विशेषताएं है, ठीक है ना। कोई भी आपसे पूछ दे कि भारत संविधान की बताओ 2-3 विशेषता बताओ, तो क्या बताओगे? तुरंत बता दोगे कि भाई मौलिक अधिकार है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली चलता है, मौलिक अधिकार है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है ना। चलो जहाँ तक पढ़ाए वही तक पूछ रहे हैं। चलो अब 5वां हम लोग समझते हैं कि भाई 5वां क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। चलो 5वां जो है आपका, कहा जाता है कि भारत का संविधान नरम एवं कठोर दोनों है भाई, ठीक है ना। अब सवाल ये सर, नरम यानी लचीले भी कहते हो, कठोर भी कहते हो, भाई नरम क्यों है और कठोर क्यों है? देखो भारत में ऐसे कुछ संविधान संशोधन होते हैं जो कि काफ़ी नरम भी पाए जाते हैं, और भारत के संविधान में कुछ ऐसे भी है जिनको संशोधन करना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको पता है संशोधन करने में राज्यसभा का, लोकसभा का, फिर उसके बाद राष्ट्रपति साइन, फिर उसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो ये कहा जाता है कि लचीले तो है, कहीं ना कभी लचीले भी पड़ते हैं, लेकिन कठोर भी होते हैं। भारतीय संविधान के मतलब इतना आसान नहीं है कि आप उनमें संशोधन कर लोगे, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में संशोधन करना नहीं, उनसे छेड़छाड़ करना, ये थोड़ा बहुत कठोर है। और छेड़छाड़ तो आप कर सकते हो, संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन उसको प्रूव करने में, उसको दिखाने में बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है ना। तो नरम भी कहा जाता है और इनको कठोर भी कहा जाता है। तो ये रही 5वां बात, ठीक है ना। 6ठा बात हम लोग समझेंगे, एकल नागरिकता, ठीक है ना। क्या है? एकल नागरिकता। तो आपके मन में लड्डू फूट रहा होगा कि एकल नागरिकता की बात, क्योंकि हम लोग अभी पिछले वीडियो में किए थे। तो बताओ एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया? तो आप कहेंगे सर अभी तो बताए थे कि ब्रिटेन का राज, यानी ब्रिटेन जो बुरा डायलॉग दे रहा था ना, तो एकल नागरिकता हम लोग कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। देखो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हम लोगों को भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, चाहे आप किसी राज्य से रहिए, ठीक है ना, आपकी पहचान सिर्फ क्या है कि आप भारतीय हैं, ठीक है ना। अब सवाल है क्या सर और कुछ होता है? जी हाँ, और होता है। क्या? दोहरी नागरिकता। तो बताइए इसका एग्जाम्पल क्या है दोहरी नागरिकता का? सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जो कि अमेरिका है। अमेरिका में क्या है कि आपको स्टेट के अंदर अलग पहचान मिलेगा कि भाई आप इस शहर से हो, ठीक है ना, और उसके बाद आपको कंट्री के अंदर अलग पहचान मिलेगा। तो 2 नागरिकता मिलता है,
लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये हमारी विशेषता है, ठीक है ना, सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट 7वां पॉइंट जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वयस्क मताधिकार। क्या है आपका, वयस्क मताधिकार। और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा है कि वयस्क मताधिकार आपका कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि विधिक अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है, कैसा अधिकार है। कि बहुत सारे लोग को तो ये सोच में लगते हैं कि भाई वयस्क मताधिकार तो मौलिक अधिकार होगा ना, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है ना। बहुत बार आप सुनेंगे दूसरे के मुंह से, अरे भाई वोट देना तो हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को व्यर्थ नहीं जाने देंगे ना। तो ये आप सुने होंगे। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वयस्क मताधिकार चलो मौलिक अधिकार है, उसमें मार देते हो। नहीं, वयस्क मताधिकार आपका वैधिक अधिकार है, लीगल अधिकार है, लीगल आपका अधिकार है। आप क्योंकि मौलिक अधिकार होता, क्योंकि आपको अभी तुरंत बताए थे कि मगर मौलिक अधिकार जो होता है भाई आपके जन्म से ही आपके पास लागू हो जाता है ना। मौलिक अधिकार जैसे मान लीजिए वयस्क मताधिकार होने के लिए आपको 18 साल इंतजार करना पड़ता है, और वयस्क मताधिकार आपको वैधानिक रूप से कभी कभी नहीं भी मिलता है। इसके लिए आपको प्रक्रिया, आपके लिए बहुत सारे चीज प्रक्रिया से कानूनी रूप से गुजरना पड़ता है। आई कार्ड बनाते हो ना, बहुत चीज बनाते हो। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप जेल में रहोगे तो क्या जेल से तुम वोट देने आओगे, नहीं ना। तो बहुत सी जैसे है कि आपको कानूनी से गुजरना पड़ता है। तो ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए आप जहन में गलत चीजें ना फैलाएं, ठीक है ना। ये मौलिक अधिकार आपका नहीं है। अगर मौलिक अधिकार होता तो आप कहीं भी रहो आपका वो लागू रहेगा, चाहे आप जेल चले जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो आपका मौलिक अधिकार में कोई आपका हनन नहीं कर सकता है। और मौलिक अधिकार में हनन होता, आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो काफी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अपने यही याद रखना कि वयस्क मताधिकार जो है यानी 18 साल के बाद देते हो, ये कि आपका वैधिक अधिकार है, ठीक है ना। वैधिक अधिकार है, कैसा अधिकार है, ये आपका वैधिक अधिकार है। इस अधिकार को आप ये ना समझे, ठीक है ना। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 8वां पॉइंट, समझिएगा, केंद्र का ज्यादा प्रभाव। केंद्र का ज्यादा प्रभाव, देखिए भारतीय संविधान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उनका ज्यादा वर्चस्व रहता है। मतलब सारा कंट्रोलिंग सिस्टम, सारा कंट्रोल जो करने का काम करते हैं हम लोग के संविधान यानी हमारे भारत में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। चाहे आप देखिए यहाँ पे जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका से देखिए हम लोग कैसे कैसे अलग हो रहे हैं। कंपेरिजन भी आपको करके बता रहे हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है कि उसको खुलेआम, जो राज्य की सरकार होते हैं ना, उनको पूरा खुलेआम आज़ादी, सारा निर्णय लेना उनका काम है। उनके निर्णय में दखल अंदाजी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप यानी राष्ट्रपति जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है कि जो सीएम होते हैं, जो मुख्यमंत्री जी होते हैं एक स्टेट के अंदर, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से जैसे कौन सा स्कीम लाना है, कैसे क्या लाना है, किसके लिए कितना फंड चाहिए, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से जुटाना पड़ता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्शन लगा के रखते हैं और वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। थोड़ी बहुत के लिए उन्हें आज़ादी है, लेकिन केंद्र और राज्य में तो ऐसा नहीं है कि राज्य को पूरा कंट्रोल कर रखते। लेकिन ये बात ये है कि ज़्यादा अफेक्ट जो प्रभाव रहता है वो केंद्र का ही रहता है। आप देख सकते हो कि ज़्यादा वर्चस्व होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का होता है, वो राज्य सरकार की नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग विशेषताएं समझे, ठीक है ना। तो अगले दिन हम लोग ठीक आप समझेंगे कि विशेषताएं समझे, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद इसके बारे में हम लोग आप जानेंगे आगे। क्योंकि आज हम लोग ये भी जानेंगे 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, और उसके बाद 8 अनुसूची था, लेकिन अब बढ़ गया है। अब एक एक चीज़ को आगे हम लोग बांट के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग को विशेषताएं जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। आपको हम ये ले भी नहीं सकते थे, हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग संकल्प लिए कि आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक से आपको बताना है, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी से डरना नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।